चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो आज आज इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझे ना। इंग्लिश के पेपर की स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट, पेपर पैटर्न थोड़ा सा रिवाइज कर लें और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझें। भाई, इंग्लिश का पेपर है तो इस पेपर में मेन चीज अगर आपको ध्यान में रखनी है ना, तो वो आपकी लैंग्वेज है। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जितनी आपकी मजबूत होगी ना, समझो आप लोग मार्क्स बहुत अच्छी तरह से कवर करोगे। ठीक है। बाकी अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जिन स्टूडेंट को सैडली हमारे यहाँ पर लैंग्वेज की ही सबको मेन प्रॉब्लम है कि इंग्लिश मीडियम में होते हुए भी लैंग्वेज की उतनी अच्छी पकड़ नहीं है हमारे यहाँ, ये बहुत बुरी बात है। पर जो वो पकड़ नहीं है तो इंग्लिश में मार्क कट होने के चांसेस हैं। बाकी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपकी लैंग्वेज की पकड़ अच्छी है ना, तो आप लोग आराम से खेलते खेलते 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। 90 प्लस मार्क्स खेलते खेलते ला सकते हो, अगर खाली लैंग्वेज की पकड़ आपकी अच्छी है तो। उसमें गड़बड़ है तो वो मार्क्स भी थोड़े 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 जो है वो पीछे जा सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश की पेपर पैटर्न आपका जो है वो पेपर ही ऐसा बना हुआ होता है जिसमें 90% मार्क्स आपकी जनरल इंग्लिश के ऊपर होते हैं। 90% मार्क्स बराबर। कुछ मार्क्स हैं जो हाँ आपको चैप्टर पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कुछ के लिए, बाकी ऑलमोस्ट के लिए तो कोई भी चीज जरूरी नहीं है। तो पहले तो वो चीज मेन हाथ में रखनी है आपको। और दूसरी चीज कि हर क्वेश्चन लिखना कैसे है, कैसे पेपर जो है वो प्रेजेंट करना है, उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग शुरू कैसे करोगे इसमें, तो बाकी सब सब्जेक्ट में मैं सजेस्ट करता हूँ ना कि भाई ये सेक्शन या ये सेक्शन से शुरू करो। इसमें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइन वाइज ही जाने जाओ, ए बी सी डी ई लाइन वाइज जाओ। हाँ, उसमें भी अगर आपको कोई सेक्शन की पकड़ आपकी बहुत अच्छी है, भाई आपको सेक्शन ई बहुत अच्छी तरह से आता है, राइटिंग स्किल बहुत बढ़िया है हमारी, तो पहले सेक्शन ई लिखो। बरोबर ना? कि नहीं भाई दूसरी चीजें मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, कि भाई ये कॉम्प्रिहेंशन, एडवर्टाइजमेंट ये आता है सेक्शन डी, तो पहले वो ग्रामर अच्छा आता है सेक्शन सी लिखो। जो सेक्शन ऐसे कोई मना तो नहीं है, बस नॉर्मल सजेशन रहता है लाइन वाइज जाओ तो अच्छा है। ये ब्लूप्रिंट दी गई है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही समझाता भी जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसे कैसे लिखने हैं आपको। अब जैसे आप सेक्शन ए से अगर शुरू करोगे, आपका प्रोज का आता है, सब चैप्टर्स के आते हैं। अब चैप्टर्स में जैसे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पहले एमसीक्यूज आते हैं ना 5 मार्क के कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज। पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ पर से जो है वो एमसीक्यूज लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। अब टाइम मैनेजमेंट भी मैं साथ में बता रहा हूँ कि पॉसिबल हो तो इसमें जब आप आंसर लिखो तो पूरा पूरा आंसर भी भले लिखने की जरूरत नहीं है। लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली एमसीक्यूज प्रॉपर लिखना। जैसे अगर आपके हाथ में सप्लीमेंट्री है, आप सेक्शन ए से अगर शुरू करते हो, तो हमेशा मैं कहता हूँ ना, बिल्कुल बीच में पहले हेडिंग रखो, सेक्शन ए। और इसमें कैसे हैं, एक तो इंग्लिश है और आपके सब जो है वो क्वेश्चन लाइन वाइज होते हैं। होता है ना भाई, 5 MCQs है तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से ही शुरू होता है 6 7 8 9 10, फिर यहीं से ही होता है, फिर बाकी के 11 12 13 सब लाइन वाइज ही होता है ना, आखिरी तक 60 तक के क्वेश्चन सब लाइन वाइज दिए गए होते हैं। तो इसीलिए हर क्वेश्चन जब आप शुरू करो तो प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर थोड़ा सा सही जो है वो क्या कहते हैं मेंशन करो कुछ। जैसे मैं एक बता रहा हूँ स्टूडेंट क्या करते हैं और कैसे जो है वो लिखना चाहिए उसके बारे में। अब सेक्शन ए आप लोग जो है वो यहाँ पे लिखते हो कॉम्प्रिहेंशन, बराबर, और उसके बाद फिलअप्स भी आती है आपकी। फिलअप्स जो है ना, पैराग्राफ होता है, ऊपर आंसर भी होते ही हैं उसके, बस खाली पता करना होता है सही ब्लैंक में सही आंसर कौन सा है कि नहीं? आपने एग्जाम दी है, आपको ध्यान भी होगा ये कि भाई फिलअप्स में कैसे आता है। अब स्टूडेंट कैसे लिखते हैं कि यहाँ से 1 2 3 शुरू करते हैं, एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज में कोई जो है वो ऑप्शन भी, कितने स्टूडेंट ऑप्शन भी नहीं लिखते, ए बी सी डी क्या है, डायरेक्ट जो है वो आंसर ही लिखेंगे कि भाई सपोज एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि भाई जो भी जो है उसमें रहता हो ऐसे लिखेंगे। फिर वहीं से ही बिना कुछ मेंशन किए क्वेश्चन 6 7 8 9 10 वो ब्लैंक्स भी शुरू कर देंगे। अच्छा, ब्लैंक में ऐसा है कि आप पैराग्राफ ना लिखो तो भी चलेगा, जो फिलअप्स है फिल इन द ब्लैंक्स है, पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना है, खाली आपको सही आंसर लिखना है, बरोबर ना? तो सही आंसर के लिए वो क्या करते हैं कि भाई अगर खाली आंसर ही लिखना है तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ तो एमसीक्यूज के कोई नंबर आए नहीं, फिर वहीं से ही बिना लाइन छोड़े भी 6 7 8 9 10 वहां पे शुरू कर देंगे कि भाई इसमें भी जो ब्लैंक का आंसर हो कि भाई जो भी एक्स वाई जेड है ए बी सी है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ पी क्यू आर।
अब आप लोग ऐसे लिखते हो यार, ये बहुत गलत प्रेजेंटेशन है। अब पेपर कोई शुरू करेगा और इस तरह से लिखो, वो गलत चीज है। ठीक है, चेक करने वाले, हाँ ये ऐसा नहीं तो होना चाहिए, बट चेक करने वाला जो है वो उस वक्त दिमाग घूम जाता है उनका, यार ये कैसे लिखा है उसने, कोई पता ही नहीं है। वो चेक करने वाले को धीरे धीरे देखना पड़ता है, हाँ 5 यहाँ खत्म हुआ, 6 से यहाँ शुरू हो रहा है, और पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ एमसीक्यू खत्म हुआ है, कहाँ ब्लैंक शुरू हुई, फिर उसके बाद कहाँ दूसरा शुरू होगा। ऐसे नहीं, प्रेजेंटेशन ऐसे लिखो कि सपोज अगर आप लोग एमसीक्यू कर रहे हो, मैं 1 मिनट इसे रफ करता हूँ, अब प्रॉपरली बता रहा हूँ। तो जैसे आप अगर सेक्शन ए में शुरू करोगे, भाई पहले कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज लिखने हैं, तो बिल्कुल बीच में पहले हेडिंग लिखो कि कॉम्प्रिहेंशन, या फिर भले खाली लिखो कि एमसीक्यूज, और 2 अंडरलाइन करके फिर यहाँ पे जो है वो 1 2 3 करके शुरू करो। और एमसीक्यूज में अगर टाइम बचाना है तो भले पूरे पूरे एमसीक्यू का आंसर ना लिखो, पर एबीसीडी कंपलसरी लिखना है। एबीसीडी जो भी एमसीक्यूज के हो, कि भाई फर्स्ट का आंसर सी आ रहा है तो पहले सी, फिर पीछे आंसर लिखो सेंटेंस में, ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, पर ऑप्शन जरूर लिखने हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, चेकिंग वालों के लिए भी इजी रहता है और आपके लिए भी बेटर रहता है ये। बराबर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर चीजें ऐसी है ना कि हमें जो चेकर होंगे ना बोर्ड के एग्जाम में, उनके अकॉर्डिंग कितनी बातें लिखनी पड़ती है। हम अपने हिसाब से अगर लिखते जाए, हम गलत नहीं है, पर वहाँ चेकर, वही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर वहां पर जो चेकर हैं वो बिना चाय पिए जो आपका पेपर चेक करने बैठा हुआ है, और उन्होंने अगर जो है वो उनका मूड खराब हो गया, ये कैसे लिखा है कि ये मुझे चेक करना है, उसने सी ऑप्शन लिखा नहीं, खाली सेंटेंस लिखा, मुझे देखना पड़ेगा, वो कितनी बार सही चीजें होगी ना तो भी गलत कर देगा। ठीक है ना, बहुत बुरी बात है ये हमारे यहाँ पर ऐसा होता है बहुत बार यार। तो इसीलिए इसीलिए ऐसी चीजें ना करो, तो सिंपल खाली रखो ना, कौन सा हमारा कुछ चीजें जा रही है, आपको खाली प्रेजेंटेशन ऐसे रखनी है। एमसीक्यूज लिख रहे हो तो सी डी ई या जो भी है उसके ऑप्शन में, वो ऑप्शन वाइज लिखो भाई। उसके पीछे अगर आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हो, जो आंसर है लिख रहे हो आंसर, ठीक है, नहीं लिख रहे हो तो भी ठीक है भाई। सेकंड में बी ऑप्शन आ रहा है तो चलो बी ऑप्शन करके लिखो भाई, थर्ड में ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन करके लिखो, पीछे लिखो सेंटेंस ठीक है, पर एबीसी जरूर लिखना। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे। फिर उसके बाद समझो ये 4 5 ये हो गया आपका। उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स शुरू करनी है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में बिल्कुल बीच में फिर मेंशन करो कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स है, कि ये फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके पैराग्राफ में आता है, पूरा पैराग्राफ होता है, उसके अंदर आपको आंसर्स लिखने हैं सब। ठीक है, तो पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना है, उतना टाइम नहीं निकालना है। 5 मार्क के आते हैं, 10 जो है वो ब्लैंक्स होगी, 10 ऑप्शन भी होंगे आपके पास, खाली सही जगह पे रखना है। और सही जगह पे मतलब कि खाली उसके नंबर लिखो, बल पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूर नहीं है। उसमें ऑलमोस्ट लिखा हुआ होता है, पेपर का क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, ऑलमोस्ट लिखा हुआ होता है कि राइट ओनली आंसर्स। अगर उसमें मेंशन हो, जो होता नहीं है, पर अगर मेंशन हो कि राइट कंप्लीट पैराग्राफ या राइट अगेन दिस पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ हो, तो पूरा पैराग्राफ लिखना है, पर ज्यादातर ऐसा लिखा हुआ नहीं होता। हमें सिर्फ आंसर लिखना है, तो सिर्फ आंसर के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 खत्म हुआ, बीच में लिखो फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वहां पे 6 7 8 9 वो बराबर लिखो, और इसमें आगे पीछे नहीं है, जो ब्लैंक्स हैं वो बराबर, भाई जो पहली ब्लैंक में जो आंसर आएगा नंबर 6 करके लिखो, दूसरी ब्लैंक में जो आंसर आएगा नंबर 7 करके लिखो। समझ आ रही है बात? ऐसे लिखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स उसमें लिखना। ठीक है, ये पहली प्रेजेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आंसर्स आप लिखोगे, उसके बाद ये खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी जब आप ये ब्लैंक्स लिख दो, उसके बाद सपोज सब ब्लैंक्स हो गई, तो बिल्कुल बीच में फिर से लिखो कि क्वेश्चन आंसर्स, और फिर क्वेश्चन आंसर्स का जो भी नंबर हो, जो भी नंबर हो भाई 16 17 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर 17, और फिर क्वेश्चन आंसर्स उसमें शुरू करो। मीन्स सिंपल सी बात कि जो भी आप लिख रहे हो ना इंग्लिश में, जो भी पार्ट, वो हर पॉइंट लिखने से पहले आप लोग बिल्कुल बीच में हेडिंग लगाओ कि भाई मैं ये सेक्शन शुरू कर रहा हूँ, ये हिस्सा शुरू कर रहा हूँ उसमें। क्योंकि इसमें क्या इंग्लिश है, लाइन वाइज सब नंबर होते हैं, तो कितनी बार पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई। बरोबर, तो ये चीज समझना। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स जब आप लिखो, तो क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से लिखोगे? तो 3 मार्क के क्वेश्चन है ना आपके,
5 क्वेश्चन होते हैं, 3 अटेम्प्ट करने, 9 मार्क के, जो आपके चैप्टर में से ही आएंगे। और क्वेश्चन आंसर जब आप लिखो ना, तो क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली लिखना, जिसमें पहले जो है एक छोटा सा पैराग्राफ 2 या 3 लाइन का, जो आपकी इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। एक पैराग्राफ किसका होना चाहिए? इंट्रोडक्शन का। और फिर सेकंड पैराग्राफ बाकी का पूरा आंसर आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स लिखते वक्त ध्यान दो, अगर आप क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो तो पहले एक पैराग्राफ 2 लाइन का, 3 लाइन का ही भली, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखो, फिर दूसरे पैराग्राफ में आप लोग मेन आंसर शुरू करो उसमें। बराबर, ऐसे ही हुए ऊपर क्वेश्चन आंसर। आंसर 17, पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या? तो वही इंट्रोडक्शन में आता है कि भाई ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, उसकी बेसिक, इस चैप्टर का मेन थीम, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन का होना चाहिए। फिर उसके बाद आप पूरा आंसर लिखो। और आंसर के लिए भी मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात कही थी, फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि जब भी आप आंसर लिखो तो हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, वो चीज जस्टिफाई होनी चाहिए, उसे जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। बराबर, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही आंसर लिख लो, मतलब जो पूरी स्टोरी है वो पूरी की पूरी स्टोरी आप लोग जो है वो लिख लो। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपका एक पेज जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा टाइम भी आपका मैनेज नहीं होगा। फिर आखिरी में जो है वो दौड़ा दौड़ करनी पड़ती है ये सब लिखने के लिए। एक पेज मैक्सिमम बहुत हो गया। आपकी जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री आते हैं ना, बोर्ड की सप्लीमेंट्री काफी लार्ज सप्लीमेंट्री होती है, तो उसमें एक पेज लिखो ना, 3 मार्क के हिसाब से इनफ है। एक पेज से भी कम लिखोगे ना, 4-5 लाइन, वो चलेगा, ज्यादा पे मत जाओ, नहीं तो टाइम मैनेज नहीं होगा उसमें। ठीक है, और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मेन कॉन्सेप्ट जस्टिफाई होना चाहिए। इंट्रोडक्शन भले लिख लो उसमें, पर पीछे मेन क्वेश्चन जस्टिफाई हो, फिर बाकी की एक्स्ट्रा चीजें आप शॉर्ट में लिखो, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, अब सपोज वही बात हुई कि आपका वो विलियम डगलस वाला जो चैप्टर है, बराबर ना, वो फियर वाला चैप्टर ना, द डीप वाटर। अब उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ हो कि हाउ विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर, कि भाई वो अपने फियर से, अपने डर से कैसे बाहर निकला। तो अब इसमें पूछा हुआ है कैसे बाहर निकला, तो उन चैप्टर में वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस डिस्क्राइब होनी चाहिए कि वो उसका डर कैसे निकला। तो भाई उसने खुद जाके प्रैक्टिस की, एक ट्रेनर रखा था, फिर नदी में उसने स्विमिंग की, जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर आप उसकी जगह बाकी की पूरी स्टोरी लिखोगे कि बचपन में वो पानी में डूब गया था, बराबर, कि भाई वो समुद्र किनारे गया था और पानी में डूब गया, फिर दूसरी बार जो है वो एक बच्चे ने उसे पानी में उठाकर फेंक दिया। ये सब तो डर कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में पूछा हुआ है, आप उसके बारे में लिख रहे हो, जबकि पूछा हुआ है कि उसका डर खत्म कैसे हुआ। बराबर, तो फोकस उन चीजों पे होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उस पे फोकस करो, एक्स्ट्रा चीजें नहीं। आप लोग उस चीज को एक्सप्लेन कर देते हो कि उसको डर आया कैसे, वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हो कि भाई वो समुद्र में गया था, या एक बार वो YMCA में जो है वो एक बच्चे ने उसे फेंक दिया था, वो इतना डर गया था, वो पानी के अंदर, जो चैप्टर में भी एक्सप्लेनेशन है कि पानी के अंदर जाके उसने 2 बार 3 बार जंप मारा फिर भी नहीं, ये पूरी एक्सप्लेनेशन आप लोग लिखते हो, जिसका कोई जरूर नहीं है। और जो है वो 3 में से फिर एक ही मार्क मिलता है उसका, क्योंकि जो मेन चीज है कि उसका डर कैसे निकला वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वही चीज डिटेल में एक्सप्लेन करो, अदर चीजें नहीं। वो चीज शॉर्ट में होनी चाहिए कि हाँ भाई 11-12 साल की एज में उसके मन में डर आ गया था कि भाई इस किस्से की वजह से, वो 2-3 लाइन में खत्म। बाकी का पूरा पेज आपका एक्सप्लेन होना चाहिए इसके बारे में कि डर निकला कैसे, जो मेन फोकस है। बात आ रही है समझ में? तो ये चीजें ध्यान में रखना क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद जो पूछा हुआ है वो मेन चीज पे फोकस करो। ठीक है, तो सेक्शन बी ऐसे करोगे आप। देखो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, 5 में से, तो ज्यादातर आपके, शायद अगर हम देखें ना, तो पूरे बुक में है ही आपके 5 से 6 चैप्टर्स, बराबर ना। तो जितने चैप्टर हैं, चलो 8 चैप्टर हैं, तो 8 चैप्टर में से भी आप लोग 2 से 3 चैप्टर जो है वो ऑप्शन में रख सकते हो, 2 चैप्टर मिनिमम ऑप्शन में रख, किसी के क्वेश्चन आंसर्स हार्ड लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट हार्ड लग रहे हैं, तो वो ऑप्शन में रख दो, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में रहेंगे, रहेंगे ना। और एक ही चैप्टर में से 2 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते, तो हर चैप्टर में से एक एक आएगा। तो अगर आप कोई 2 चैप्टर ऑप्शन में भी रखोगे ना कि यार इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने या हार्ड पड़ रहा है, तो रख दो, वो उसका क्वेश्चन पूछे भी तो आपके ऑप्शन में निकल जाएगा। समझ रहे हो बात? तो सेक्शन ए, सेक्शन बी में आपका पोयम और सप्लीमेंट्री का रहता है।
जिसमें भी वैसे ही कि यहाँ पे पहला कॉम्प्रिहेंशन आता है, वेरी शॉर्ट आंसर, फिर FOS आता है, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच वो MCQ टाइप आता है। अब इनमें भी जब आप शुरू करो तो ऐसे ही हेडिंग लगा के कॉम्प्रिहेंशन लिख रहे हो, पहले ऊपर कॉम्प्रिहेंशन लिखो, या यहाँ जो है वो लिखो वेरी शॉर्ट आंसर, दोनों में से कोई भी एक चीज, भाई वेरी शॉर्ट आंसर है तो वेरी शॉर्ट आंसर, ऊपर सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर, फिर 1 2 3 जो भी उसका नंबर आता हो कि 25 26 27 ऐसे अगर नंबर आ रहा है तो वैसे नंबर करके लिखो, है ना, वो नंबर बरोबर लिखना, ठीक है। प्रेजेंटेशन इसी हिसाब से आपका पूरा चलना चाहिए। फिर FOS आता है, फिगर ऑफ स्पीच, तो बिल्कुल बीच में लिखो फिगर ऑफ स्पीच, फिर वहां पे लिखो, और उसमें खाली MCQ ही लिखना है तो भले भाई क्वेश्चन नंबर 27 उसका फिगर ऑफ स्पीच ये है, खाली MCQ में ये आंसर जरूरी होना चाहिए। वर्ड लिखो, आंसर लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, ABCD ऑप्शन जरूर लिखना, ठीक है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच वैसे, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे पोयम के, तो पोयम के क्वेश्चन आंसर्स भी जैसे इसमें बताया वैसे ही, पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, हाँ हमेशा ध्यान देना भाई, जो पूछा हुआ है वो मेन लिखना है। और पोयम में देखो आपके जो है वो 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 उसमें लिखने हैं, 6 में से 4, आपकी पोयम ही 5 है, 6 क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक पोयम में से तो कोई 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है कि नहीं। और उसमें से भी 4 अटेम्प्ट करने, मतलब आप कोई 2 पोयम ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है, 1 या 2 पोयम आप लोग ऑप्शन में रख सकते हो, एक पोयम मिनिमम, 2 पोयम रखोगे, कभी जो आपने ऑप्शन में रखी उसी के ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 5 में से कोई एक पोयम आप ऑप्शन में रख सकते हो कि जो जिसके क्वेश्चन अगर आपको कहीं हार्ड पड़ते हो तो। और इसमें 2-2 मार्क के आते हैं, तो 2-2 मार्क के मतलब आप जब पेपर में लिखोगे, आपकी बोर्ड की सप्लीमेंट्री काफी लार्ज रहती है, तो उस बोर्ड की सप्लीमेंट्री में 50% या 75%, 50% भी इनफ है, 50 या 75% जितना पेज लिखा करो, बराबर ना, 2 मार्क के हिसाब से वो इनफ रहता है। बहुत लंबा लिखोगे पोयम में भी, एक एक पेज 1.5 पेज भर के पूरी पूरी पोयम एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना, तो वो नहीं करना है, उसमें उसमें बहुत टाइम जाएगा भाई, आपके पीछे के टाइमिंग मैनेज नहीं होंगे। तो लिखना है ऐसे, प्रेजेंटेशन रखना कि भाई ये पहले वेरी शॉर्ट आंसर सेक्शन बी में भी, फिर फिगर ऑफ स्पीच, फिर क्वेश्चन आंसर्स में भी ऐसे, ये प्रेजेंटेशन बेसिक रखना पेपर में, जो भी आप शुरू कर रहे हो उसमें। और सप्लीमेंट्री में तो आपके कॉम्प्रिहेंशन ही आते हैं, उसके तो चैप्टर्स में सिर्फ चैप्टर वाइज आपको चैप्टर का नाम, बेसिक कॉन्सेप्ट के पैराग्राफ पढ़ के पता तो चलना चाहिए कि वो सप्लीमेंट्री का कौन से चैप्टर में से आ रहा है, ठीक है ना, वो पता तो लगना चाहिए ना, इतना खाली आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसमें तो वेरी शॉर्ट आंसर MCQ टाइप नहीं आएंगे, आंसर ही लिखने, पर एक बात रहती है कि जो इसके आंसर्स होंगे वो जरूरी नहीं पैराग्राफ में ही हो, जो 3 मार्क का आएगा या 2 मार्क का आएगा, पॉसिबल है कि 1 या 2 आंसर आपको उसमें से मिल जाए पैराग्राफ में से, और 1-2 आंसर आपके बाहर के हो सकते हैं, 1-2 आंसर बाहर के हो सकते हैं, तो इसीलिए उसमें भी ध्यान में रखना भाई कि 1-2 आंसर वो कैसे लिखने हैं। उसके लिए ही मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको राइटर का नेम पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स चैप्टर में कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है, तो जिसके रिगार्डिंग वो 1-2 मार्क आप अच्छी तरह से लिख सको। फिर नहीं यार 1-2 मार्क के लिए कौन मेहनत करे, छोड़ दो ना, ऐसा नहीं करना है, लड़ना है, मेहनत नहीं, लड़ना पड़ता है एक एक मार्क के लिए, तभी तो मजा आता है, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सप्लीमेंट्री रीडिंग के कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूरे पूरे लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट तो याद कर सकते हो ना, ठीक है ना, तो वो समझना उसमें। अब पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई पैराग्राफ होता है, पूछते हैं ये पैराग्राफ कौन से चैप्टर का है, इस पैराग्राफ के कैरेक्टर कौन है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, पैराग्राफ में आई लिखा हुआ, आई करके कोई नैरेटर बोल रहा है, तो पूछते हैं ये नैरेटर कौन है, नैरेटर का नाम बताओ, वो पैराग्राफ में नहीं होगा, वो आपको चैप्टर ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये चीज समझना। और सेक्शन बी के बाद फिर सेक्शन सी आपका ग्रामर का, इसकी प्रेजेंटेशन तो दोनों सेक्शन में ऐसे ही रखना। अब ग्रामर के लिए भी बता रहा हूँ उसमें आप लोग कैसे लिखोगे। तो सेक्शन सी में अगर आप लोग ग्रामर स्टार्ट करोगे भाई, उसमें रेक्टिफिकेशन आता है आपका 4 मार्क का, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे, आपका पैराग्राफ होता है ना पूरा, तो इसमें पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, खाली एरर और उसका करेक्शन बताना है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आप इसी तरह से लिखोगे भाई, सेक्शन सी नए पेज से शुरू किया, हर सेक्शन तो नए पेज से ही, तो सेक्शन सी के बाद यहाँ बिल्कुल बीच में लिखना पहले कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर,
ठीक है, बिल्कुल बीच में लिखना कि हम ये पार्ट शुरू कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि वही बात जैसे पहले भी बताया कि आप पूरा 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 करके मत लिखते जाओ कि मीन्स खाली नंबर 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 लिखते जाते हो, कुछ पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ शुरू हो रहा है। तो प्रॉपर लिखो बीच में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और उसके बाद खाली एरर और उसकी करेक्शन, जैसे आपके पेपर में होता है ना वो ब्लैंक स्पेस, तो खाली वो ब्लैंक स्पेस ही लिखनी है आपको। मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर यहाँ पे लिखो एरर एंड करेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग नंबर लिखो, फिर नंबर जो भी नंबर उसमें आता हो भाई, अगर सपोज कि 40 नंबर से शुरू हो रहा है, सॉरी मुझे ध्यान याद नहीं आ रहा है कौन से नंबर से है, पर जो भी कि अगर 40 नंबर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे खाली उसकी एरर, सपोज भाई इज एरर है, उसकी जगह आर लिखना है, तो बस वो एरर और करेक्शन ऐसे लिखना है 4 मार्क में। भाई दूसरा भी अगर आता हो भाई 41 वाला, कि उसमें सपोज धैन दिया हुआ है और धैन लिखना है, तो क्या एरर है उसकी जगह पर क्या करेक्शन होना चाहिए, वो एरर और करेक्शन खाली लिखो ऐसे। पूरा पैराग्राफ पूरा सेंटेंस कुछ लिखने की उसमें जरूर नहीं है, ऐसे ही चारों लिखने। और ये एरर करेक्शन डिपेंड होता है आपकी रीडिंग पे ही, मैंने पहले ही बताया, आपकी लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग, उसके ऊपर एरर करेक्शन के रूल्स नहीं आते हैं कि ऐसा हो तो ऐसे ही करना है, ऐसा हो तो वैसे ही, वो हर जनरल इंग्लिश के रूल है। बरोबर, कि अगर सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड के साथ जो है वो अगर इज आता है, वहां आर दिया हुआ है, तो वो गलत है। वो रूल बेसिक ध्यान में होना चाहिए कि नहीं यार सिंगुलर वर्ड है आर नहीं, या प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ इज नहीं आता आर आता है, इज दिया हुआ है तो वो गलत है कि नहीं इज हटा के इसकी जगह आर करना है। बरोबर, अब जैसे कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन के लिए जो है वो ये धैन नहीं ये धैन आता है, टी एच ई एन नहीं टी एच ए एन आता है, तो वो सेंटेंस पढ़ के पता है ये तो कंपैरिजन है, इसमें धैन क्यों लिखा हुआ है, वो धैन आता है। ये सब जनरल इंग्लिश की बातें हैं। बरोबर, इसके लिए कोई बेसिक रूल्स नहीं आते, या कहो सभी रूल्स आते हैं इंग्लिश के। बरोबर ना, वो एक्टिव पैसिव वॉइस या उसकी तरह नहीं होता कि हाँ ऐसा ही आता है, यही हो तो यही करना है, ऐसे एरर करेक्शन में नहीं होता। वो आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी ही पड़ती है, या जितनी आपकी जनरल इंग्लिश अच्छी हो उतना इसमें बेटर है। तो एरर करेक्शन लिखना है ऐसे, ऊपर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर यहाँ एरर और करेक्शन करके लिखो। फिर वो हो जाए तो एक लाइन छोड़ के दूसरा 2 मार्क का आपका पंक्चुएशन आता है, पंक्चुएशन होता है ना पैराग्राफ, उसमें आपको पैराग्राफ पूरा लिखना है। बिल्कुल बीच में एक लाइन छोड़ के बिल्कुल बीच में फिर से लिखेंगे कि भाई ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, वो पंक्चुएशन, और फिर उसमें पैराग्राफ करके लिखो। ठीक है, अब उसमें 4 आते हैं ना, चीज ध्यान देना, 2 मार्क का है पंक्चुएशन, मतलब आपके 4 एरर आएंगे, मतलब सॉरी 4 पंक्चुएशन आपको करने हैं। बराबर, और उसमें ना ऊपर देखो पंक्चुएशन, आप कोई भी पेपर देख लो ब्रैकेट में लिखा होता है कि भाई क्वेश्चन सपोज 44 टू 47, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ होता है सब, तो 44 टू 47। तो पंक्चुएशन आप कैसे करोगे, कितने स्टूडेंट ऐसे करते हैं, मैंने पहले भी बोला था वो ऐसे करते हैं कि भाई 44 पहले पे कॉमा, 45 फिर क्वेश्चन मार्क, 46 फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। अरे लेकिन कॉमा एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन मार्क रखना कहाँ है, वो तो पता चले ना, कि 4 बताने हैं और 4 ही होते हैं, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते, रहते वो 4 ही हैं, पर वो 4 ऐसे नहीं लिखने हैं 4 क्वेश्चन करके। पंक्चुएशन में आप लोग कैसे लिखोगे, भाई 4 क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखो कि 44 टू 47, है ना, यहाँ ऐसे कि आंसर 44 टू 47 वो ब्रैकेट में लिखो, और अंदर जो है वो पंक्चुएशन करो आप, जो भी आता हो भाई, सपोज ही आस्क्ड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर जो लिख रहे हो कि भाई हाउ आर, मैं तो नॉर्मल सेंटेंस लिख रहा हूँ कि हाउ आर यू, या ऐसे, इसमें पंक्चुएशन में पूरा पैराग्राफ लिखना, उसमें कोई अंडरलाइन करने की कि भाई मैंने ये पंक्चुएशन किया तो उसके ऊपर मैं सर्कल करके मेंशन करूँ, देखो मैंने यहाँ किया है, वो चेकर देख लेंगे, वो चेकर देख लेंगे, वो उसमें कितनी बार आप सर्कल ऐसे करते हो, अंडरलाइन ऐसे करते हो, पंक्चुएशन में कितनी बार गुम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे मत करो उसमें कुछ भी, नॉर्मली पंक्चुएशन के लिए आगे लिखो कि सपोज आंसर 44 टू 47, ऐसे जो भी नंबर आता हो उसमें, कि भाई ये है, और वहां पे पूरा पैराग्राफ, इसमें पूरा पैराग्राफ लिखना है, बाकी किसी में भले मत लिखो। पंक्चुएशन, फिर ईडियम फ्रेजेस लिखोगे, ईडियम फ्रेजेस में भी खाली आंसर नहीं लिखने हैं, सेंटेंस लिखना है। ठीक है, ईडियम फ्रेजेस जो 4 मार्क के आएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, चारों का सेंटेंस लिखना है और अंडरलाइन करनी है, खाली आंसर नहीं। पता है ईडियम फ्रेजेस में सेंटेंस होता है, फिर नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं उसके, करेक्ट ऑप्शन लिखो, आप लोग खाली ऑप्शन लिखते हो, पर नहीं,
वो ऑप्शन कौन सी प्लेस पे आएगा वो बताना है, सेंटेंस होना चाहिए भाई। पंक्चुएशन जो आपने एक पैराग्राफ लिखा है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं फिर कि भाई इडियम फ्रेजेस, बराबर बिल्कुल बीच में लिखते हैं। फिर उसका जो सपोज 48 है तो क्वेश्चन नहीं पर आंसर में पूरा सेंटेंस लिखो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज अगर ऐसा एक सेंटेंस है कि माय बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, बराबर ऐसा एक है सपोज सेंटेंस। और उस सेंटेंस में 3 ऑप्शन अगर दिए गए हो, ये तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भाई सपोज अगर 3 ऑप्शन दिए गए हो कि उसके उसमें आता है वेरी क्विकली, जैसे आंसर तो यही आता है वेरी क्विकली, या दूसरे ऑप्शन हो या दूसरा ऑप्शन हो, तो आपको आंसर में खाली वेरी क्विकली ऐसा नहीं लिखना है। वो वेरी क्विकली कौन से प्लेस के रिप्लेस में आएगा, कौन से वर्ड के रिप्लेस में आएगा, वो भी तो मेंशन करना है ना, ठीक है ना। तो इसलिए कैसे लिखो, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब सपोज अगर आपको आंसर लिखना हो तो वही इडियम फ्रेजेस यहाँ 48, तो उसमें लिखो आंसर ऐसे पूरा सेंटेंस कि माय बुक सोल्ड, फिर सोल्ड वेरी क्विकली, और जो आपने लिखा वेरी क्विकली उसके नीचे अंडरलाइन करो कि भाई ये लाइक हॉट केक्स वो हट के और उसकी जगह पे ये आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भले नहीं लिखना है पर ये जरूर लिखा करो उसमें। इडियम फ्रेजेस में 4 क्वेश्चन होंगे, चारों में ऐसे पूरा आंसर लिखना और आपने किसको रिप्लेस करके, भाई इसको रिप्लेस करके आपने ये आंसर लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना, ठीक है ना। वो देखने चेक करने वाले समझ जाएंगे कि हाँ आपने ये आंसर लिखा उसको रिप्लेस किया है। क्वेश्चन ना लिखें पर ये तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। कितने स्टूडेंट खाली यही लिखते हैं वेरी क्विकली, वो पता ही नहीं, पर पता तो चले वेरी क्विकली किसकी जगह पे है, बराबर, क्योंकि मार्किंग इसके ही होते हैं। अब कितने स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं पता है, ऐसे लिखते हैं माय बुक सोल्ड लाइक वेरी क्विकली। अब लाइक वेरी क्विकली आपने भले आंसर सही लिखा पर वो सेंटेंस सही नहीं हुआ, मार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। कि लाइक हॉट केक्स ये पूरा फ्रेज हटा के उसकी जगह पर ये ईडियम लिखना है वेरी क्विकली, बरोबर ना। यहाँ ये ईडियम होता है तो वो ईडियम हटा के उसकी जगह पे ये फ्रेज लिखना है। तो वो पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या रिमूव किया है। गलत वर्ड रिमूव किए तो फिर आंसर भी आपका नहीं गिना जाएगा। भले आपने सही ऑप्शन लिखा है पर वो सही प्लेस और सही अरेंजमेंट होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखते हैं कि माय बुक सोल्ड लाइट हॉट केक्स वेरी क्विकली, बरोबर, सॉरी, माय बुक सोल्ड लाइट हॉट केक्स वेरी क्विकली, ऐसे वो भी लिख देते हैं ये भी लिख देते हैं, पूरा ही गलत है। भले आपने ऑप्शन सही लिखा है पर मार्किंग नहीं होगी उसकी। अरे बात ध्यान, तो ये चीज समझना भाई। इडियम फ्रेजेस के लिए 4 ऐसे लिखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वैसे ही, अब यहाँ स्पेस नहीं है। इडियम फ्रेजेस उसके बाद एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बीच में लिखो भाई आंसर 50, और उसमें पूरा पैराग्राफ लिखो, बरोबर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसका पूरा, वो तो पैराग्राफ वाइज ही आता है ना डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट में करना उसके रूल्स हैं, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक वीडियो बना भी हुआ है इसका, तो आप उसमें देखो ग्रामर के वीडियो में कि भाई किस तरह से इडियम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करनी है वो। और फिर डू एस डायरेक्टेड आएंगे आपके 6 मार्क के एमसीक्यू, एमसीक्यू जैसे पहले बताया ना, या बिल्कुल बीच में लिखो डू एस डायरेक्टेड, फिर सपोज क्वेश्चन 56 ऑप्शन डी, क्वेश्चन 57 ऑप्शन ए, जो भी हो खाली ऑप्शन, भले पूरा सेंटेंस ना लिखो खाली ऑप्शन, पर वो ऑप्शंस लिखने हैं प्रॉपर। समझ आ रही है बात कि सेक्शन सी में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, ये ध्यान में रखना कौन सा कहाँ कैसे लिखना है, ठीक है, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखना। फिर सेक्शन डी की बात कि भाई राइटिंग सेक्शन है, डी और ई जो राइटिंग सेक्शन भाई उसमें कैसे करें वो ध्यान में रखना। तो डी और ई में जैसे आप लोग लिखोगे ना सेक्शन डी और ई, अब देखो इसमें हर एक में कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस भी बने हुए हैं कि सेक्शन डी में सब कैसे लिखना है, सेक्शन ई में सब कैसे लिखना है, ठीक है ना। उसके सब के जो डिटेल रूल्स हैं वो सब रूल्स का अलग वीडियो बना हुआ है, तो इसलिए पूरे डिटेल में तो मैं यहाँ फिर से नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है ना, वो सेपरेट वीडियो है उसके। पर फिर भी उसमें भी जब आप आंसर लिखो तो प्रेजेंटेशन वैसे ही लिखना कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन लिख रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन डी बिल्कुल बीच में लिखो वो कि ये कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और उसके बाद आंसर शुरू करो कि भाई आंसर 50, आंसर 51, 52 ऐसे करके उसमें शुरू करो, बराबर ना। वेरी शॉर्ट आंसर होंगे 5 मार्क के, पोयम के या प्रोज के कोई भी कॉम्प्रिहेंशन हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखना। फिर एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बीच में लिखो कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो,
ठीक है ना। इसीलिए है कि आप लोग आगे का जो है वो कभी नंबर गलत हो जाता है, कभी और कुछ लिख देते हो, लिखते ही नहीं हो, सीधा बना देते हो एडवर्टाइजमेंट। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद बिल्कुल बीच में लिखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट, फिर वहां पे भाई एडवर्टाइजमेंट में अगर बॉक्स बनाना है तो वो बॉक्स बनाओ यहाँ पे प्रॉपर, कि एडवर्टाइजमेंट का बॉक्स। यहाँ पे जो उसका आंसर आता हो, भाई सपोज आंसर 56 है तो वो आंसर 56 एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ऐसे वो बनाओ उसमें फिर एडवर्टाइजमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन और नोट मेकिंग आपके ऑप्शन में आते हैं, तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन नोट मेकिंग जो भी आप लोग कर रहे हो वो वहां पे लिखो। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन लिख रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट के बाद एक लाइन छोड़ के वो लिखो कि डेटा इंटरप्रिटेशन, कि भाई मैं इसे लिख रहा हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर नोट मेकिंग लिख रहे हो तो यहाँ बिल्कुल बीच में लिखो नोट मेकिंग, ठीक है। फिर उसका जो आंसर हो, भाई आंसर 57 है तो वो आंसर 57 वो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके जो रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग लिखो। डेटा इंटरप्रिटेशन नोट मेकिंग दोनों इजी हैं, उसमें दोनों के रूल्स हैं जो उसके हिसाब से दोनों इजी रहते हैं, पर बेसिकली जो आपको उसमें टॉपिक इजी रहता हो उसका आंसर लिखो, वो बेटर है, ठीक है। ईमेल भी लिखोगे तो ईमेल के लिए भी वैसे ही, कि जब आप एक लाइन छोड़कर उसमें लिखो कि ईमेल, बीच में लिखो। और ईमेल के लिए बॉक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है भाई, आंसर 58 ईमेल उसमें लिखो, कोई बॉक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं बनाते उसमें बॉक्स। हाँ, जो ईमेल और उसमें डायरेक्टली वो लिखता है ना, जैसे सी सी, सॉरी पहले फ्रॉम फिर टू फिर सी सी और जो फिर सब्जेक्ट, और वैसे है बॉक्स बनाते हो कितनी जगह पर ऊपर भाई पहले, तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छी बात है। अगर बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाली बरोबर देखना, उसका फॉर्मेट बरोबर लिखना, इन सब में फॉर्मेट आपके लिए जरूरी है, वो बरोबर लिखना, ठीक है। और आखिरी में जब सेक्शन ई में, सेक्शन डी में ऐसे, ये देखो जब आप पेज पे ऐसे लिखते हैं ना तो वो प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है कि हाँ भाई आपने ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक लिखा। चेक करने वाले सीधे सीधे मार्किंग करते जाते हैं, बरोबर। ये प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स मिलते हैं, आपके 10 से 15 मार्क बढ़ जाते हैं इन चीज़ों की वजह से, तो बातें ध्यान में रखना। और उसके बाद सेक्शन ई में जब आप लिखोगे तो सेक्शन ई में रिपोर्ट या आर्टिकल, तो वो रिपोर्ट और आर्टिकल वैसे उसमें लिखना, जो भी लिखना हो वैसे ही। सेक्शन ई सपोज मैं यहीं पे ही बताऊं तो सेक्शन ई, अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो बिल्कुल बीच में लिखो रिपोर्ट, आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल। फॉर्मेट जो मैंने अलग से वीडियो बनाया है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स देख लो, याद कर लो कि भाई रिपोर्ट कैसे लिखनी है। लिखता है ना कि भाई यहाँ पर डेट लिखते हैं, है ना, यहाँ पर डेट और प्लेस, फिर यहाँ डेट यहाँ प्लेस, फिर बिल्कुल बीच में टाइटल, फिर रिपोर्ट शुरू करो। आर्टिकल में भी वैसे ही होता है, तो उनके फॉर्मेट्स बरोबर बनाओ। जॉब एप्लीकेशन है, ये तो एक सेपरेट टॉपिक है बेटा, उसका वीडियो बना हुआ है उनमें भी। और जॉब एप्लीकेशन भी रिपोर्ट खत्म की फिर बीच में लिखो जॉब एप्लीकेशन, वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके ये जॉब एप्लीकेशन और ऐसे, इन दोनों के ही आपको मेन मार्क्स गेन करने होते हैं, ठीक है ना। इसी के ही ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करो, मेन मार्क्स इसमें गेन करने होते हैं। जॉब एप्लीकेशन ऐसी चीज है कि भाई उसमें अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट लिख दिया है ना तो आपके 7 में से 7 मार्क आते ही हैं। ये भले लैंग्वेज है जो टीचर्स कहते हैं ना कि 1 मार्क कट ही होता ही है, वही होता है, इसमें होता ही नहीं। जॉब एप्लीकेशन ऐसी है कि अगर आपने परफेक्ट लिखा है, जो उसमें ईयर ध्यान देना होता है, जो उसमें डिग्रीज ध्यान देनी होती है, ये सब बातें ध्यान रख के बरोबर लिखा है ना, आपके 100% 7 में से 7 मार्क्स आते हैं, कोई कट नहीं होती उसमें मार्किंग। तो जॉब एप्लीकेशन की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी तरह से किया करो। और लास्ट में ऐसे या स्पीच, जो आपका टॉपिक इजी लगे वैसे लिखना, ठीक है। ऐसे और स्पीच दोनों सेम ही रहते हैं भाई। स्पीच में हम लोग शुरू करते हैं, भाई हम स्पीच दे रहे हैं, हम लोग आपको बोला हुआ है कि आई करके रेफर करते हैं, ठीक है ना, कि भाई आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज स्पीच देने आया हूँ और सबके सामने ये टॉपिक पे शुरू कर रहा हूँ। स्पीच की शुरुआत ऐसे होती है उसमें, और ऐसे तो वो तो कोई उसकी लिमिट नहीं है, आप जैसे भी करो। अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखकर फिर टॉपिक वाइज लिखो। और मेन चीज सब में, अब लास्ट बता रहा हूँ कि भाई सब में कितना कितना लिखना है। जो आप ऐसे यहाँ लिखते हो वो आपके 2.5 से 3 पेज का हो, 2.5 पेज का हो, उससे थोड़ा कम भी हो तो भी चलेगा। प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पेजेस के मार्क्स नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो, ठीक है ना। आपने जैसे भी ऐसे लिखा है, आपकी बोर्ड की सप्लीमेंट्री काफी लार्ज आती है,
तो उस सप्लीमेंट्री के हिसाब से आप लोग 2.5 से 3 पेज, 2.5 पेज भी लिखोगे ना तो भी इनफ है, ये 8 मार्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी ये 5-5 मार्क की चीजें हैं वो 5-5 मार्क की चीजों में एक एक पेज इनफ है बाबा। एक पेज से कम भी हुआ आधे आधे पे, अब जैसे ये एडवर्टाइजमेंट है वो तो आधे पेज पे ही रहेगी, एक पेज बनेगा ही नहीं उसका। ठीक है, अगर पूरे पेज पे आप लोग अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा बड़ा सा बैनर बना रहे हो एडवर्टाइजमेंट का तो ठीक है, भले बनाओ पूरे पेज पे चलेगा। तो ज्यादातर तो वो आधे पेज पे ही रह जाती है उसमें, है ना। ईमेल है, ईमेल भी थोड़ी कोई, आप किसी को फॉर्मल ईमेल अगर लिख रहे हो तो उसके लिए थोड़ी कोई गप्पे मारने बैठने ने डिटेल में आप एक एक पेज भर के लिखो। आधा पेज, 75% पेज इनफ हो जाता है। कॉन्सेप्ट जस्टिफाई होना चाहिए, लेंथ नहीं। हाँ, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, रिपोर्ट आर्टिकल है या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें आपका एक एक पेज भर जाता है कि उसमें आप थोड़ी डिटेलिंग करते हो तो एक पेज उसमें आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट है, ईमेल है, उसमें एक एक पेज नहीं भरता, और आप भर भी रहे हो तो ज्यादातर उसमें गलत लिख देते हो, गप्पे मारते 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 कुछ भी लिखते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना हो। और ऐसे में अगर लिखोगे जॉब एप्लीकेशन तो प्रॉपर फॉर्मेट ही है आपका, भले वो 1.5 पेज का बने कि 2 पेज का बने, कैसे वो तो पूरा फॉर्मेट है आपका। और ऐसे स्पीच में भी वैसे ही 2.5 पेज इनफ हो गए, 2.5 या 3 पेज आपकी बहुत लार्ज सप्लीमेंट्री आती है, उतना टाइमिंग ही नहीं बचेगा फिर आपका। ठीक है, तो ये ध्यान में देना भाई, लेंथ और ये प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से ध्यान देना। और लास्ट पॉइंट आपकी टाइमिंग का, कि टाइमिंग के लिए क्या करना है, हर एक में कितना कितना टाइमिंग होना चाहिए। तो अगर मैं बताऊं इन सब के लिए, अगर कहें भाई 5 सेक्शन है तो 5 सेक्शन में वही बात होती है, सबको आधा आधा घंटा देना है आपको। कितना? ½ एन आवर। तो ½ एन आवर सबको अगर दोगे तो 2.5 घंटे में हो जाता है, और सब ½ आवर में हो जाते हैं यार, नहीं होती तकलीफ। इसमें भी अगर देखो ना, ये कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई डिटेलिंग तो लिखनी नहीं है, 10 मिनट में भी नहीं लगते कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करने में। और बाकी के 20 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आराम से हो जाता है आधा घंटे में यार, कोई टाइमिंग नहीं लगता उसमें, और हो ही जाना चाहिए। इसमें भी है कि देखो ये कॉम्प्रिहेंशन है, एमसीक्यूज है, वो 5 से 10 मिनट सोचना है, ठीक है, याद करना पड़े इसलिए 10 मिनट बोल रहा हूँ। आंसर पता हो तो 1 मिनट भी नहीं लगता, 60 सेकंड थोड़ी लगते हैं कि कोई एक ऑप्शन A B C D लिखने में। बराबर, आता हो तो 60 से लिखा जा सकता है, नहीं आता तो याद करते हो, इसलिए 10 मिनट बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में ये चीजें हो जाती है, और बाकी के 20 मिनट में ये क्वेश्चन आंसर्स करोगे। ये भी कॉम्प्रिहेंशन है, वो हो ही जाता है। और ये पोयम के क्वेश्चन आंसर 4 लिखने, वो शॉर्ट है, आधे आधे पेज के, पूरे पूरे पेज के भी नहीं लिखने। बराबर, तो इसलिए आधे घंटे में ये चीजें आराम से हो जाती हैं। ½ आवर इसमें, उससे ज्यादा नहीं देना है। बराबर, 1 घंटा इसमें सपोज आपने निकाला है कि सेक्शन ए और बी में 1 आवर में हो जाना चाहिए। सेक्शन सी आपका ग्रामर पार्ट है, ठीक है ना। ग्रामर पार्ट में भी देखो ज्यादातर, जैसे बताया, एरर करेक्शन, पंक्चुएशन, उसमें एक एक लाइन सब में लिखनी है खाली। तो इतने टोटल लिखने में जो है वो आधा घंटा बहुत हो जाता है। हाँ, आप सोच के लिखो, रूल्स याद करो, इसलिए आधा घंटा। बाकी तो 15 से 20 मिनट में हो जाती है सब चीजें। सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, उसके लिए आपको 5-6 लाइन का पैराग्राफ लिखना है, बाकी सब में तो एक एक लाइन ही लिखनी है यार। तो एक एक लाइन लिखने में थोड़ी टाइम लगते है कुछ। ठीक है ना, रूल्स पता होते तो बहुत, नहीं होता है तो टाइम जाता है हमारा। तो आधे घंटे में भी ये, 1.5 घंटे में ये हो जाता है, फिर आधा आधा घंटा इसमें। बराबर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट में ये अटेम्प्ट करो, लाइन वाइज जाने जाओ। आधे आधे घंटे में ये, तो भी लास्ट में आधा घंटा बचेगा कि अगर आपको ऐसे आराम से सोच के लिखना है तो लास्ट में लिखो वो। ठीक है, इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है, आप स्टार्टिंग में इसमें टाइम निकालते हो, फिर लास्ट में इसमें टाइम कम पड़ जाता है तो उतावल में भागते हो, या पहले ये लिखते हो आराम से सोच सोच के 1 घंटा इसमें पूरा निकाल दिया, फिर उसके बाद आखिरी में पता चला अब इसमें नहीं है तो स्ट्रेस में आके गलत आंसर टिक करोगे, गलत गलत लिख दोगे, वैसा नहीं। इसलिए अगर आप पहले ये भी शुरू कर रहे हो तो ध्यान दो, 30 मिनट या 40 मिनट मैक्स ये हो जाना चाहिए आपका, 30 से 40 मिनट में हो जाना चाहिए आपका आराम से। बराबर, ये भी लिख रहे हो तो 30 से 40 मिनट में आराम से हो जाना चाहिए। और इन तीनों में तो आधे घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं निकालना है, वो चीज कंफर्म कर। तो बस फिर ये प्रेजेंटेशन याद रखो सबकी कैसे लिखनी है, ठीक है ना। टाइमिंग थोड़ा सा मैनेज करो, एग्जाम में अगर ये पेपर लेंथी लगता हो तो आधा घंटा हो रहा है मतलब हाँ भाई दौड़ना है अब, ठीक है ना। इन तीनों में आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना है, नहीं तो पीछे तकलीफ हो जाएगी। बराबर, ये 1.5 घंटे में ये हो जाना चाहिए आपका, और बाकी के 1.5 घंटा इसके लिए जाओ।
पवन उसमें भी, इसमें देखो आधा घंटा 40 मिनट हो रहे हैं, मतलब स्टॉप, अब कुछ करना है, अब फटाफट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो सोचने की जरूरत पड़ती है, बराबर ना, कि ये 40-40 मिनट में हो जाए तो आखिरी के 10 मिनट बचेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री फिलअप करने में, ये वो काम करने में उसमें जाते ही जाते हैं, तो वो 10 मिनट तो स्पेयर में रखा ही करो हमेशा, बराबर। चलो फिर देख लो अच्छी तरह से, फिर से एक बार समझ लो, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से कंप्लीट करना। फिर बाकी के जो सब्जेक्ट है वो अब आगे देखते जाएंगे हम लोग। ओके, चलो, थैंक यू।